सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछले क्लास में हम संविधान की विशेषताओं में चल रहे थे और इस कड़ी में आपने देखा होगा कि हमने कई टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की, जिसमें हम लगभग संविधान के 10 से 15 विशेषताओं को लिख चुके थे। मैंने कहा था कि अगली क्लास में आज हम क्या करेंगे, तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि संघात्मक आधार पर उसमें से क्या क्या महत्वपूर्ण है, एकात्मक आधार पर क्या क्या महत्वपूर्ण है, संविधान के कितने अनुच्छेद हैं जो महत्वपूर्ण है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसी सब कड़ी में आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले टॉपिक का जो नाम था, टॉपिक वही रहेगा, संविधान की विशेषता। उसी में एक दिन हम आगे चले जाएंगे। एक बार देख लीजिए अक्षर दिख रहा है कि नहीं यहाँ का। आज संविधान की विशेषता। अब एक एक कड़ी को समझते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। यदि हम संविधान की प्रमुख विशेषता की बात करें तो केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर यह दो प्रकार का हो सकता है। यह संघात्मक हो सकता है और केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर यह एकात्मक विशेषता भी हो सकता है। शेष हमने शक्तियों का विभाजन, चाहे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इन पॉइंट्स को हमने पहले ही देख लिया है। तो आज की क्लास जो आगे बढ़ेगी वह दो आधार पर, तो इसको हम दो पार्ट्स में करके आज देखें। एक हो सकता है संघात्मक विशेषता, संघात्मक विशेषता, और दूसरा हो सकता है एकात्मक विशेषता। इसको भी हमने पढ़ लिया है, एक बार तो देख ही लिया है इसको, कि ब्रिटेन से जो चीजें प्रभावित होकर भारत में आई है वह एकात्मक की कड़ी में आ जाएगा। यूएसए से जो प्रभावित होकर आई है उन सबको हम संघात्मक में रख सकते हैं। तो यह दो विशेषता है। यदि आप समझ लें तो और अच्छा, क्योंकि बहुत सारी बातें यहां लिखवा भी चुके हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, याद ही दिला देता हूं, कॉपी में तो है ही। जैसे अध्यक्षात्मक पद्धति की जो विशेषता है, जिसमें आप देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद है, मूल अधिकार है, न्यायपालिका को स्वतंत्रता है, तो यह सब आ जाएगा संघात्मक में। लेकिन एकात्मक में देखेंगे तो राजा के बदले जो राष्ट्रपति का स्थान है, पार्लियामेंट है, यह सब किस में आ जाएगा? यह सब आ जाएगा ब्रिटेन से मिले जुले तथ्यों में। क्या इसको दोबारा लिखवाने की जरूरत है या समझ जाएंगे? समझ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। कितने लोग समझ जाएंगे इसको पिछले क्लास के बेस पर? एक बार हमने चर्चा की है, चलिए समझ जाएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें लिख दीजिए एक लाइन कि पिछले क्लास में यह दोनों तथ्य संपन्न हो चुके हैं। इसको हमने शायद देख लिया था, यह दोनों तथ्य संपन्न हो चुके हैं, हमने लिखवा दिया था। हाँ छोटू जी, कहा जाए। हाँ लिखवा दिए थे ना। ये हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ नया देखेंगे इसमें। सबसे पहले विशेषताओं की कड़ी में हम देखेंगे कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, किस किस एक्ट से हमें विशेष प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है, कौन कौन सा एक्ट महत्वपूर्ण हो सकता है। आर्टिकल सभी को दिख रहा होगा। आज जो बातें बच जाएंगी विशेषता में, उसको अन्य बातों में देख लेंगे। आर्टिकल्स की कड़ी में सबसे पहले, जैसे मैंने बताया था कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ये लिखवा दिया था मैंने एक बार, आगे भी लिखाते रहेंगे यह तथ्य। तो उनमें से कौन कौन से अनुच्छेद परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको देखिए। इसमें पहला है संघ और राज्य का क्षेत्र, याद रखिएगा। तीसरा है नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन। यह संसद कर सकता है, पार्लियामेंट के पास यह ताकत है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, राज्य की सीमा तय कर सकता है। जैसे मान लीजिए
अभी दिल्ली छोटा सा है, मात्र 50/40 का है। भविष्य में केंद्र को लगेगा कि एनसीआर के भी एक दो जिलों को उठाकर दिल्ली में शामिल कर देते हैं, तो दिल्ली प्रदेश का आकार बढ़ जाएगा, और एनसीआर प्रदेश में जिन राज्यों से उन प्रदेश को विलग किया जाएगा उनका आकार घट जाएगा। तो यह पावर संसद के पास आर्टिकल 3 में है, सबको याद रखना चाहिए। अब एक बार आपको दोबारा बोलना पड़ेगा, एक बार दोबारा से रिपीट करें, थोड़ा स्पीकर खराब। हम्म, किसी राज्य से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं भारत में, ध्यान रखिएगा। केंद्र के यानी इस पार्लियामेंट के पास यह ताकत है कि वो बिना किसी राज्य से पूछे अपना निर्णय उसको सौंप देगा। राज्य से पूछेगा तो क्या लगता है कि राज्य कहेगा कि हम टूटेंगे? कभी नहीं कहेगा। यह केंद्र संसद का मसला है, कुछ नहीं पूछेगा, स्वायत्त शक्तियां मौजूद हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद है, संसद को नागरिकता से संबंधित सभी विषयों पर विधान बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 में है। याद रखिएगा, सभी अभ्यर्थी ध्यान में रखेंगे कि पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है, संसद के पास, कि 11 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में है। भाग 2 का संबंध नागरिकता से है, जिसको हम आगे देखेंगे, सभी पार्ट्स को देखेंगे। आज एक बार मैं संक्षेप में अध्ययन करवा देता हूं। विशेषता तो देख लिया कि लोकतंत्रात्मक है, नीति निर्देशक तत्व है, मूल अधिकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, लिखित निर्मित विशाल संविधान है, सब देख लिया। अब 11 में क्या है? 11 में है कि संसद को नागरिकता से संबंधित सभी विषयों पर विधान बनाने की शक्ति है, किसी से नहीं पूछेगा। अभी आपने देखा होगा बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में वोटर्स वेरिफिकेशन कार्यक्रम अभी चल रहा है ना। लोग परेशान भी हैं, क्योंकि बांग्लादेश से अथवा म्यांमार से या आसपास के किसी देश से घुसपैठिए भारत में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे? तो एक से जब अधिक प्रूफ लेंगे तब जाके आप अलग कर सकते हैं। फिलहाल मैं भी निर्वाचन आयोग के कार्यों को देख रहा हूं, तो मीटिंग्स में बैठता हूं तो इसी चीज की चर्चा होती है कि किस क्षेत्र में कितने लोग फर्जी आ गए हैं। तो ये सब पावर किसके पास है? आर्टिकल 11 में संसद के पास है। 14 में है विधि के समक्ष समानता, इसको ध्यान में रखेंगे। ये मैं कहां पढ़ाऊंगा? मूल अधिकार में। हम लोग कहां पढ़ेंगे? मूल अधिकार में। कहां से कहां तक? 12 से 35 तक, भाग 3। इसको भी याद रखते हुए चलिए, अभी याद रख लीजिएगा तो वहां आसानी होगी। भाग 3 में पढ़ेंगे। 14 में है विधि के समक्ष समानता, यानी क्या है? सब समान है, कोई अलग अलग नहीं है, बस कुछ आरक्षण को छोड़कर, महिला और कुछ विशेष जाति के लोगों को छोड़कर, इसको ध्यान रखना है। 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, इसको भी याद रखिएगा। मतलब जन्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिकता के आधार पर, वर्ण के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। अपवाद क्या है इसका? अपवाद है एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन, महिलाओं को विशेष आरक्षण और कुछ विशेष उपखंड हैं इसमें, इसको ध्यान रखिएगा। यहां केवल महत्वपूर्ण वाले हैं कि पूरा 395 नहीं है, जो हाईली रिकमेंडेड है एग्जाम के लिए, केवल वही है। अब 16 में क्या है? 16 में है अवसर की समानता, कभी नहीं भूलेंगे। जैसे किसी सरकारी परीक्षा में बैठते हैं तो सभी को फॉर्म भरने का अधिकार है। कहीं देखेंगे स्कूल में नामांकन या कॉलेज में नामांकन है तो सभी को नामांकन लेने का अधिकार है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। तो जीवन में इक्वलिटी सबको मिलेगा। कक्षा 7 में जो एनसीईआरटी अभी चल रही है उसमें पहला ही चैप्टर क्या है? पहला ही चैप्टर है सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ऑन इक्वलिटी, समानता, उसको देखिएगा। व्हाइट्स एंड ब्लैक्स की चर्चा है उसमें, रोजा पार्क्स का योगदान है उसमें, जरूर देखिएगा। उसके बाद अगला है, नेक्स्ट है 17, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। मतलब किसी भी जाति को आप इस आधार पर यह नहीं साबित कर सकते कि नीच है, इसको छूने से गंगा नहाना पड़ेगा। आज भी गांव में होता है, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, महार जाति के लोग हैं, उनके साथ यही व्यवहार करते हैं लोग। तो छुआछूत को बिल्कुल ही कड़े दंड की श्रेणी में रखा गया है, और यदि कोई इस तरह का प्रयास करता है तो उसके लिए बहुत कड़े प्रावधान है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 17 के बाद 18 महत्वपूर्ण है। 18 में क्या है? जैसे मुन्ना डॉन नहीं बन सकते हैं। जैसे कोई कहता है, होता ही नहीं होता है, कोई अपने नाम में डॉन लगा लेता है, देखेंगे कोई अपने नाम में कुछ लगा लेता है, कोई कुछ लगा लेता है, कोई देखिएगा खास करके हिंदी पट्टी में तो यह आम बात है, कोई गुंडा लगा लेता है नाम में, कोई कुछ लगा लेता है, कोई कहता है विधायक साहब, अब से मेरा नाम विधायक साहब। गांव में ऐसे ही लोग नाम रख देते हैं
किसी किसी का नाम कंडक्टर साहब रख देते हैं। तो देखिए, सरकार जो उपाधि देती है केवल वही उपाधि रहेगी। सरकार के पास यह पावर है कि वह किसी को उपाधि दे सकती है, सर की उपाधि दे सकती है, डॉक्टरेट दे सकती है, पंडित की उपाधि दे सकती है, लोकनायक की उपाधि दे सकती है। लोकनायक किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। मत भूलिए, इस सबको याद रखिए, बहुत बिहार से संबंध है। तो ध्यान रखिएगा, सरकार जो उपाधि देगी वही उपाधि वैलिड होगा। अपने मन से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने नाम के पीछे अपने मन से डॉक्टर लगा लिया, नहीं लगा सकते हैं, अवैध है। लोग तो यहां तक करते हैं कि सरकारी गाड़ी को पूरे दिन घुमाते रहते हैं, ठीक है, ऑफ ड्यूटी के बाद। मैं तो यह भी देखता हूं, सब जगह नहीं होता है लेकिन राज्यों में बहुत चलता है, खास करके पिछड़े राज्यों में। और टोल टैक्स माफ करवाने के कारण कि वहां चले जाएंगे तो सरकारी गाड़ी दिखाकर टैक्स नहीं लगेगा। वो पूछता है कि अभी तो 4 से ऊपर बज गया है, ऑफिस तो आपका बंद है, तो प्राइवेट गाड़ी में होनी चाहिए आपकी यात्रा। तो कहते नहीं नहीं, ये गाड़ी तो हमारे ही पास है। ये इस नियम को भी नहीं समझते। दूसरा, प्राइवेट गाड़ी पर लिखते हैं रेल मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय नहीं लिख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने गाड़ी पर अपने विभाग या मंत्रालय का नाम नहीं लिख सकता है। मंत्रालय या विभाग का नाम लिखने का मतलब है कि उस मंत्रालय की गाड़ी है, यानी वो सरकार की प्रॉपर्टी, वो आपकी नहीं है। और सरकार की प्रॉपर्टी जन सेवा के लिए होती है, ठीक है। आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है? कोई लिखता है पुलिस डिपार्टमेंट, तो इसका उस आदमी का गाड़ी छीन लीजिए देखते ही, कहिए कि यह सरकारी गाड़ी के लिए है, तुम क्यों इस पर चल रहा है, ठीक है, छीन सकते हैं उसकी गाड़ी। तो ध्यान रखिएगा। तो ये उपाधियों का संबंध 18 से एकदम क्लियर मेंशन्ड है। अब चलते हैं 19 में। 19 में जो सरकार का चौथा स्तंभ है मीडिया, मीडिया को आजादी मिली हुई है। 19(1)(a), यदि लिखने वाला होगा तो एक बार मैं देखता हूं, इसमें लिख देता हूं। अनुच्छेद 19(1) का लिखा भी हुआ है वैसे, 19(1)(a) इंग्लिश में, इसको ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 19(1)(a) में मीडिया को आजादी प्राप्त है, स्वतंत्रता है उसके पास, कुछ विशेष प्रावधानों को छोड़कर। अब जैसे आपातकाल में नहीं है, आपातकाल में नहीं जा सकता है। कुछ ऐसी जगह जो सेक्रेट कमीशंस के अंदर में आते हैं, उसके यहां नहीं जा सकता। लेकिन आमतौर पर किसी के मुंह के सामने माइक लगा सकता है और जनहित से जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। मीडिया 19(a) में है, हिंदी में क, ए को ही क कहते हैं। अब 19(1) का ख है, शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, जो लोग जालियांवाला बाग में कर रहे थे। 19(1) ख। तो कहीं भी, जैसे आप देखिएगा पटना के गर्दनी बाग में आए दिन क्या होता है, हर 3 दिन के बाद एक आंदोलन होता है। अभी प्रशांत किशोर पहुंचे हुए थे, आपने देखा होगा, बिहार में अपडेट होंगे तो 19(1) ख में, बी में, यह अधिकार है कि आप किसी भी बिंदु पर बिना हथियार के, बिना हल्ला के, बिना किसी उपद्रव के परमिशन लेकर आंदोलन कर सकते हैं। बस थाने को एक नोटिस देना पड़ता है, एक सूचना देनी पड़ती है, उसको हम ये कह सकते हैं कि इंटीमेशन देना पड़ता है, और उसके ही बेसिस पर आप कर सकते हैं। आगे है 19(1) ग। इसमें क्या है? 19(1) ग में क्या है उसको देखिए। 19(1) ग में है संघ बनाने की आजादी। घ में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में आवाज संचरण का अधिकार। आर्टिकल 19 में 6 तरह के अधिकार हैं। स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है, कहीं भी बसने का अधिकार है, किसी व्यवसाय या पेशा को चुनने का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये किस में है? घ में है, यानी सब आर्टिकल 19 में है। 5वें नंबर में है भारत के किसी भाग में निवास करने, ये बता दिया है, या बसने की आजादी। अगला है कोई वृत्ति, यानी कोई भी प्रोफेशन चुनने का अधिकार है, बशर्ते को वैलिड हो। ऐसा ना हो कि इनवैलिड हो, सरकार ने उसको बैन कर दिया हो। 99% केसेस में कोई प्रोफेशन बैन नहीं है। आप अध्यापक बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, प्रवक्ता बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। ये सब के सब 19 में है। 19 का नाम ही है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हम मूल अधिकार में देखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 20 को देखिए। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। मतलब यदि पुलिस किसी को कोर्ट में पेश कर देती है, या पुलिस किसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अरेस्ट कर लेती है, तो अरेस्ट करने के बाद क्या होता है? आपको समय मिलता है कि आप अपना अपराध साबित कीजिए कि आप सही थे या गलत थे। पूर्ण समय मिलता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने चार्जशीट बना दिया तो उस आदमी को परमानेंट जेल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति को वकील रखने का अधिकार है, समय मिलता है, प्रॉपर समय में यह साबित करना पड़ता है। यह 20 में है। आगे है, नेक्स्ट है 21। 21 को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूं। 21 को इंपॉर्टेंट क्यों मानता हूं? क्योंकि 21 का मतलब ही है प्राण, दैहिक स्वतंत्रता
और जीवन का अधिकार। अर्थात एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता, हत्या करेगा तो फांसी की सजा है, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई व्यक्ति किस तरह से जीवन जिएगा वो डिसाइड करेगा। जैसे किसी की इच्छा है कि मैं धोती पहनकर ही लाइफ बिताऊं तो ठीक है, कोई हाफ पैंट पहन सकता है। किसी की इच्छा है कि मैं जैसे अमुक प्रोफेशन को चुन सकता है। किसी की इच्छा है कि मैं योगी बनकर रह सकता है। आपने देखा होगा सरकार ने कभी किसी को यह नहीं कहा कि आप इस विधि से क्यों जीते हैं। पूरी आजादी मिली हुई है इस चीज के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलेंगे आगे, 21 को याद रखेंगे। 21 कभी भी निरस्त नहीं होता है। 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कुछ विशेष दशाएं हैं जिसमें गिरफ्तारी नहीं होती है, ठीक है, संरक्षण मिलता है। जैसे आप देखिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर आप मुकदमा नहीं चला सकते। ये सब स्पेशल केसेस में आते हैं कि किस केस में नहीं होगा, वो हम वहां देखेंगे। 23 में क्या है, बाल श्रम प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई भी श्रम नहीं करवा सकते। अब आप पूछेंगे कि अब एक गिलास पानी कोई बच्चा ला देता है तो वो श्रम है? वो श्रम नहीं है। श्रम का मतलब होता है फैक्ट्री में नहीं लगा सकते, दुकान पर नहीं लगा सकते, किसी काम में नहीं लगा सकते, भारी भरकम कार्य में नहीं लगा सकते। इस सब से बचाना होता है। 24 में क्या है, 24 में है कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध कर दिया गया है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, 23 में थोड़ा सा मैं संशोधन चाहूंगा। जो मैंने कहा वो 24 में होना चाहिए। बाल श्रम 24 में प्रतिषेध है। 23 में क्या है, 23 में है बेगार श्रम का अंत कर दिया गया है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। बेगार श्रम पहले चलता था कि जैसे किसी ने आपसे उधार ले लिया, वो चुका नहीं पाया, तो उसको आपने कह दिया कि तुम मजदूरी करो जब तक पैसा वापस नहीं मिल जाता है मुझे। वो मर गया, अब उसका बेटा है, क्योंकि उसका बाप चुका नहीं पाया था तो उसके बेटे से जीवन भर मजदूरी करवा लिया। या किसी व्यक्ति से डरा धमका कर कोई काम करवा लिया, उसको बदले में कोई वेजेस नहीं दिया। तो इस सब का जो निस्तारण है वो आर्टिकल 23 में किया गया है, बेगार श्रम का अंत कर दिया गया है। 24 में है बाल श्रम प्रतिषेध है। होता था, ठीक है, तो इसको बंद कर दिया गया है। 24 में बच्चों से काम नहीं करा सकते। 14 ईयर से कम वाले बच्चों को तो कहीं लगा भी नहीं सकते। जैसे आप देखेंगे कि आजकल 10-10 साल के बच्चे होटल में काम कर रहे हैं, पीड़ित हैं, कोई देखने वाला नहीं है। माता पिता इतने अनअवेयर हैं कि उनको लगता है कि अभी से कमाएगा तो ठीक रहेगा। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसका निरोध 24 में है। अब आते हैं 25 में। मूल अधिकार का एक एक आर्टिकल याद होना चाहिए। 25 में क्या है, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की आजादी है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है। क्योंकि आपने संविधान में देखा होगा क्या कहता है संविधान, कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सेक्युलर स्टेट है। यानी हम सभी धर्मों को बराबर दृष्टिकोण से देखते हैं, हमारा अपना कोई धर्म नहीं है। तो 25 में वो है। अब आप लोग देखते रहिए, मैं वैसे ही पढ़ता हूं, मुझे याद है बहुत दूर तक। 26 में क्या है, कौन बताएंगे आप लोगों में से जल्दी? 26। हाँ ठीक है, वेरी गुड। जैसे कोई भी सम्मेलन जो धार्मिक प्रबंधन है, देखिए यहां लिखा भी होगा धार्मिक कार्यों में प्रबंध की आजादी। तो मैनेजमेंट जो भी है, जैसे देखिएगा कोई दुर्गा पूजा करा लेता है, एक व्यक्ति कोषाध्यक्ष बन जाता है। हमारे यहाँ तो इसकी बहुत चलती है, कोषाध्यक्ष बनने के लिए वो लड़ाई कर लेते हैं। ठीक है, कोई अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, तो देखिएगा टेंट लगाना हो, पूजा पाठ करना हो, चाहे कोई प्रोग्राम बुला लेते हैं कभी, तो इस सब की पूरी आजादी है। सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार उल्टे ही सहयोग करेगी इसमें। यदि आप कुछ ऐसा करते हैं और आपको लगता है कि पुलिस बल की आवश्यकता है, तो शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है। इसको ध्यान रखिएगा। 27 में क्या है, 27 में सबसे बड़ी चीज है, धर्म को टैक्स से फ्री कर दिया गया है। धर्म पर कोई टैक्स नहीं है। इसका दुरुपयोग भी किया जाता है हमारे देश में, इसको भी याद रखिएगा। सबको पता ही है कैसे किया जाता है। जितना भी धार्मिक चढ़ावा आता है, वो चाहे निजी हो या सरकारी हो, उस पर कोई टैक्स नहीं है। 28 में चलते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश और उपासना में उपस्थित होने की आजादी। जैसे कोई भी शैक्षणिक संस्थान यानी मदरसा है, मान लीजिए कोई बौद्ध मठ है, तो अपने हिसाब से धार्मिक शिक्षा दे सकता है, इसकी पूरी आजादी है। 29 में आइए। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो माइनॉरिटी क्लास है, जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, जो माइनॉरिटी क्लास है, उसके लिए विशेष उपबंध होंगे। यदि उसके धर्म में कुछ लिखा है तो उसको संवैधानिक तौर पर मानने की आजादी भी है। जैसे आप देखिएगा जो सिख होते हैं, वह अपना बाल बढ़ा कर रखते हैं, उसको जोड़ा बांध कर रखते हैं, कटार रखते हैं हाथ में, देखा है कि नहीं कभी? कटार भी रखते हैं, पंच ककार
जो गुरु नानक का उपदेश था उसको फॉलो करते हैं। तो ये सब आजादी मिली हुई है, ध्यान रखिएगा इसका। अब है 30, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। क्या मतलब है इसका? बीएड कॉलेज खोल सकते हैं, एमएड कॉलेज खोल सकते हैं, वहां उनको विशेष कोटा मिलेगा, सहयोग मिलेगा। ठीक है, ये सपोर्ट के लिए दिया जाता है ताकि जो माइनॉरिटी क्लास है उसका एग्जिस्टमेंट बना रहे, जो मेजोरिटी क्लास है उसके पास तो पहले से बहुत कुछ है, ये सोच के दिया जाता है। आगे हम चलते हैं 32 में आइए। 31 कहां चला गया? तो 31 बता दिए थे। 31 में था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मोरारजी देसाई की सरकार ने हटा दिया और उसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में परिणत कर दिया। कहा गया पहले ये नियम था कि जो पैसा आपके पास है वो आपका है, अब ऐसा नहीं है। अब जो पैसा आपके पास है वो आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या है इसका? अब कई लोग सशंकित हो गए होंगे कि मेरा मेरा जो पैसा है वो मेरा नहीं है तो किसका है? तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है और एक दूसरा व्यक्ति है जो उसका पड़ोसी है। दूसरे व्यक्ति को लगता है कि इसके पास जो 1 करोड़ रुपया है उसमें से 80 लाख रुपए गलत तरीकों से आया हुआ है, तो उस पर आरोप लगा सकता है, संबंधित विभाग को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर सकता है, जांच होगी, ईडी को सूचित कर सकता है, जांच होगी। जांच में यदि पाया गया कि वह 80 करोड़ गलत तरीके से आया है तो सरकार का पैसा है, तो उस व्यक्ति का नहीं है। ठीक है, बिना इनकम टैक्स दिया हुआ पैसा है, आपका नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो टैक्स नहीं भरता हूं, तो वो तब तक ठीक है जब तक कोई शिकायत नहीं कर देता है। कोई पीछे लग जाएगा तो साबित करने में हालत खराब हो जाएगी। और कुछ लोग ये समझते हैं कि टैक्स भरने का मतलब टैक्स कटाना होता है, नहीं। आईटीआर फाइलिंग का मतलब होता है कि आप सरकार को अपनी संपत्ति शो करते हैं। यदि आपकी संपत्ति टैक्स के दायरे में आएगी तभी आपको टैक्स लगेगा, वरना शून्य टैक्स लगता है। इस चीज को कई लोग नहीं समझ पाते हैं। और कभी जब बैंक वगैरह में लोन लेने के लिए जाइएगा तो वहां पर देखिएगा, कहेगा कि पिछले 2 साल का आईटीआर दिखाइए। वो आईटीआर यदि दिखा दीजिएगा तभी लोन मिलता है ऑथराइज जगहों से। अनऑथराइज जगहों से लोन ऐसे मिल जाता है, अनऑथराइज जगहों से बहुत हाई इंटरेस्ट पर लोन मिलता है, 20%, 25% पर मिलता है। तो नेशनलाइज बैंक है वो केवल उसी व्यक्ति को लोन देते हैं जिनके पास अपना आईटीआर होता है। इसमें ये जानकारी सबके पास है कि नहीं है आप लोगों के पास? ठीक है, आप में से जो भी व्यक्ति आईटीआर फाइल नहीं करते वो जरूर फाइल करना चाहिए। इससे आपकी जो भी संपत्ति है वो फाइट मनी मानी जाती है, याद रखेंगे इसका। और कोई भी अधिकारी जैसे कई बार हमें धमका देता है कि मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे पास ये पावर है, एक बार इनकम टैक्स को उसका घर दिखा दीजिए। उसके बाद वो अधिकारी, अधिक संभावना है कि यदि वो हिंदी पट्टी के राज्य में है तो कल से वो एक बेरोजगार युवक होगा, वो फिर से एसएससी रेलवे की तैयारी करेगा। ठीक है, बहुत सामान्य सा रास्ता है। एक बार उसकी संपत्ति की जांच करवा दीजिए। खास करके हिंदी पट्टी के स्टेट में करप्शन पीक पर है, साबित नहीं कर पाएगा। जब साबित नहीं कर पाएगा तो फिर आप जानते हैं क्या होता है। उसके बाद जब तक साबित नहीं हो पाएगा तब तक वो सस्पेंशन में रहेगा, तब तक वो बर्बाद भी हो सकता है। हाँ, वो तो है ही। उसी 70 लाख को व्हाइट करने के लिए सरकार ने शिक्षक भर्ती शुरू की थी। आगे चलते हैं तो ध्यान रखिएगा। हाँ, किनका प्रश्न है? वरुण जी का प्रश्न है। कैसे होगा, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा विस्तार दीजिए ताकि मैं समझ पाऊंगा क्या बताना है मुझे। देखिए, थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं। कैग जो होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, वो क्या करती है, 10 वर्ष पर, 5 वर्ष पर, अब उसके पास तो बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, यूटीज हैं उसके पास। तो जिसको जितना केंद्रांश मिलता है, तो जैसे केंद्रांश मिलता कैसे इसको समझ लीजिए। कई लोग ये समझते हैं कि सरकार को सीधा सीधा अकाउंट में पैसा आता है, नहीं आता है अकाउंट में पैसा। पैसा जो आता है वो आता है ऑर्डर के रूप में, सर्कुलर के रूप में पैसा आता है कि आपको ऑर्डर कर दिया गया कि आपके पास जैसे 25 लाख करोड़ रुपए आपको मिले या 1 लाख करोड़ रुपए आपको मिले, इस योजना के लिए मिले। अब सरकार को दिखाना पड़ता है कि आपने खर्च कहां किया, उसका बिल लगाना पड़ता है और वो सारा बिल वापस कैग के पास जाता है। वहां उसका रीवेरिफिकेशन होता है। वहां सत्य पाए जाने पर उसको एनओसी मिल जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये हर विभाग में होता है। जैसे बीडीओ के पास पैसा, तो बीडीओ के अकाउंट में पैसा नहीं आता है। कई लोग ये समझते हैं कि बीडीओ के अकाउंट में पैसा आ जाता है, उसमें से जितना चाहता है निकाल लेता है। ऐसा नहीं होता है। उसके पास तो 1 रुपया नहीं आता है, ऑर्डर के रूप में आता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक चेक पकड़ा दिया, लेकिन ऐसा चेक पकड़ा दिया जिससे आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं। आप खर्च दिखाइए आपने कहां किया,
उस अकाउंट में हम भरेंगे, यहां से इस तरह से आता है। तो वो क्या करती है सरकार, जैसे बिहार सरकार के पास लगभग आंकड़ों में, जैसे छोटू जी ने कहा वो आंकड़ा सही ही है, मैंने सुना था कि 55 से 60 हजार करोड़ रुपए आया हुआ था, 70 हजार भी हो सकता है। तो 10 वर्षों में सरकार को मिला, और वो मिला क्यों? तो ग्रामीण विकास विभाग और शिक्षा विभाग में उसका सबसे बड़ा हिस्सा था। आप जानते हैं कि बिहार में जितने भी कार्यालय चलते हैं वो कार्यालय भगवान भरोसे चलते हैं। उस कार्यालयों में ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई बही खाता है, ना कोई ऑनलाइन प्रविष्टि है, सब कुछ ऐसे ही है, मतलब रफ वर्क किया हुआ है। बहुत कुछ जल जाता है, कई बार आग लग जाता है, कई बार बाढ़ आ जाता है, कई बार चूहा। बाढ़, आग और चूहा, यह तीनों सरकारी विभाग के परम मित्र हैं। ठीक है, लाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कई बार जब नहीं आता है तो बाढ़ ला दिया जाता है, बाढ़ ना आने की स्थिति में आग लगा दिया जाता है। वो भी नहीं रहा तो चूहा है, चूहा ला दिया जाता है, एक बोरा चूहा ला के रख दिया वहां पर, चूहों ने अपना कार्य किया, उसके बाद रिपोर्ट बनी कि चूहों ने फाइल ही काट दी, अब फाइल नहीं है। तो ये हर सरकारी विभाग में चलता है जहां कैमरे नहीं लगे हुए हैं। तो जो पैसा भेजा गया, तो कैग ने बिहार सरकार से पूछा था कि आप 10 साल का मुझे पूरा ऑडिट दीजिए कि आपने यह पैसा कहां लगाया। तो बिहार सरकार ने कहा कि हमने नल जल योजना में, 7 निश्चय योजना में, बिहार में शिक्षकों की 3.5 लाख टीचर्स की जो हमने भर्ती की है उसके सैलरी में, साइकिल और पोशाक योजना में, अमुक अमुक योजनाओं में पैसा खर्च किया। कैग ने एक सवाल पूछा, कहा कि आप एक बात बताइए, ये मुंह से ही आपने खर्च कर दिया या कोई रिकॉर्ड भी आपके पास इसका, वो दीजिए। कहा कि हमारे पास शिक्षक का तो रिकॉर्ड है कि हमने अकाउंट में पैसा भेजा है। तो कैग ने ये कहा था कि जिस शिक्षक की आपने भर्ती की वो नियोजित शिक्षक हैं, वो राज्यकर्मी नहीं है, और हमने तो राज्यकर्मी के लिए पैसा दिया था, हमने आपको कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए पैसा नहीं दिया था। आप मुझे राज्यकर्मी का मत दिखाइए। सरकार ने भर्ती नहीं की क्योंकि राज्यकर्मी को 50,000 रुपया देना पड़ता है कम से कम, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को 22,000 25,000 दे रहे थे। तो वो जो 25,000 का मार्जिन था, उस मार्जिन से साइकिल योजनाएं, पोशाक योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं वहां चल रही थी बिहार में। तो सरकार चूक गई, नहीं दे पाई हिसाब। उसके बाद जो ग्रामीण विकास विभाग का पैसा है जो ब्लॉक तक पहुंचता है, उसका 10 साल का कोई डेटा नहीं है। सभी ब्लॉक में आग लग गया है, सभी ब्लॉक बाढ़ में डूबे हुए हैं, सब जगह चूहा आ गया है, ये लिख के दिया गया। तो कैग में बैठे हुए लोग तो मूर्ख है नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत बड़े स्तर के लोग हैं। बिहार सरकार को एक सूचना जारी की गई कि ठीक है, जो पैसा हमने दिया है यह पैसा अनुदान न समझिए, इसको लोन समझिए, आज से आप पर लोन रहेगा, केंद्रांश नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना, कर्ज दिया हमने आपको, ये मानिए। इस कर्ज पर ब्याज भी चलेगा, जब तक आप पूरे का हिसाब नहीं दे देते हैं, इन मदों में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। सरकार की हालत जो हो गई होगी, आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार जैसे गरीब राज्य की क्या दशा हुई होगी। सरकार ने घुटने टेक दिए, उसके बाद देखा गया कोई रास्ता नहीं बचा, तब जाके बीपीएससी को कहा गया कि जितना जल्दी हो सके राज्यकर्मी की भर्ती करो। आपने देखा होगा साल 1.5 साल के अंदर में 4 बार राज्यकर्मी की भर्ती होने जा रही है। पहले वैकेंसी कहाँ चली गई थी? पहले भी वैकेंसी थी, तो पहले वैकेंसी उस तरह से भरी गई थी, उन्हीं लोगों को अब राज्यकर्मी बना दिया। तो ये ब्लैक को व्हाइट दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, ताकि सहानुभूति पा सके, और कम से कम अब तक का तो जो मामला फंसा वो बाद में देखेंगे, कम से कम आगे का जो मामला है उसमें राज्यकर्मी का मद का पैसा आ सके। आपने देखा होगा ब्लॉक में या भूमि सर्वेक्षण में सरकार इतना तत्पर क्यों हो गई है? सरकार को पता है कि अब कोई केंद्रांश मिलने वाला नहीं है, तो उस केंद्रांश को पाने के लिए और अपनी छवि को व्हाइट दिखाने के लिए सब प्रयास किए जाते हैं। मैं आगे चलता हूं, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट में। 30 तक देख लिया। 31 में संपत्ति का अधिकार समझ लिया, अब एक कानूनी अधिकार है, वर्तमान में आर्टिकल 300 क में है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा मूल अधिकारों में। 300 क में विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से उसको हटा दिया गया है उसी टाइम में। अब अगला है 32। वैसे तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कही जाती है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व्यक्तिगत रूप से कहा। 32 में क्या है? 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यदि मान लीजिए अनुच्छेद 14 से लेकर 31 से पहले तक 30 तक जो मूल अधिकार वर्णित है वह आपको गलती से नहीं मिल पाता है, या फिर राज्य देने में असमर्थ है, कोई अधिकारी उसमें रुकावट बनता है, या कोई विधायक या सांसद आपकी बात नहीं मान रहा है, किसी भी स्तर पर सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, किसी का जीवन का अधिकार छीना जा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, किसी से बेगार श्रम करवाया जा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, अथवा किसी को धार्मिक प्रबंधन से रोका जा रहा है, तो इस कंडीशन में आर्टिकल 32 में वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और आर्टिकल 226 में राज्य के हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और न्याय पा सकता है। बहुत पावर है इसमें, अर्थात यह व्यक्ति को उसका मूल अधिकार दिलाता है।
इसको याद रखना है। 32 सब समझ गए, अभी एक बार समझ लीजिए, दोबारा फिर जब पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। उसके बाद 34, किसी भी क्षेत्र में सेना या विधि के प्रवृत्त होने पर मूल अधिकारों पर निर्वर्धन, मतलब मान लीजिए कहीं वॉर छिड़ जाता है, जंग हो जाती है, जैसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों में, तो जो क्षेत्र आपात की स्थिति में पकड़ाएंगे वहां कुछ विशेष उपबंधों को छोड़कर सारे उपबंध लॉक कर दिए जाते हैं। जैसे जीवन का अधिकार बच जाता है, आर्टिकल 21। कोई बताएंगे कौन कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? कोई भी नहीं, निलंबित नहीं होता है। 21 के बाद कौन सा नहीं होता है? वेरी गुड, 20, 21। 21 तो नहीं होता है, 21 में तो जीवन है। जीवन को कैसे ये कर, जीवन का अधिकार यदि लॉक कर दिया जाएगा तो सब सबका गला काट देगा, जिसका जो शत्रु रहेगा, जिससे जिसको शत्रुता रहेगी वो हत्या कर देगा उसकी, कहेगा कि अभी जीवन का अधिकार नहीं है किसी के पास, जिससे बदला लेना है यही उचित समय है उसका, अनर्थ हो जाएगा। खास करके भारत जैसे लोग में इतने लोग पैसेंसलेस हो चुके हैं कि 10 रुपए के लिए मर्डर कर देते हैं। तो जीवन का अधिकार रखा जाता है बचाकर, वो हर समय रहता है जीवित। और एक 20 है, 20 में क्या था? दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। यदि किसी पर कोई मुकदमा वगैरह चलता है तो बिना उसे साबित किए सजा नहीं मिलेगी। ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? जिन लोगों पर मुकदमा चल रहा है, मान लीजिए विपक्ष के सरकार से है, विपक्ष से है, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, तो पक्ष की सरकार क्या करेगी? उसको तुरंत फांसी पर लटका देगी इस मौके का फायदा उठाकर कि तुम्हारे पास साबित करने का अब कोई समय नहीं है, सीधे चलो, अनर्थ हो जाएगा। तो जहां जहां पर लाइफ थ्रेट में है उन जगहों को बचा के रखा जाता है। आगे चलते हैं। अब अगला है 39 क। 39 क में क्या है? तो देखिए यहां से राज्य के नीति निर्देशक तत्व शुरू हो जाते हैं। किस भाग में? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। अभी याद रखते हुए चलिए, 36 से 51 भाग 4 में है। भाग 4 में है राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, नीति निर्देशक तत्व। उसमें एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, इसको सदैव ध्यान रखिएगा। गांधीवाद से प्रेरित है, समाजवाद से प्रेरित है, इस सबको ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सा आर्टिकल किस वाद से प्रेरित है उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल याद रखिए कि अनुच्छेद 40 पूर्ण रूप से गांधीवादी है, जिसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख है। और यह भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, स्टेट की डिफिनेशन है। तो 40 में क्या है? ग्राम पंचायत, गांधी जी की देन है, इसको कभी नहीं भूलेंगे। आज त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमीशन के माध्यम से लागू किया गया है। सबसे पहले कहां किया गया था, कौन बताएंगे? 2 जगह किया गया, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से और आंध्र प्रदेश से, इसको ध्यान रखेंगे। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1900 कितना से 59, 57 और 59 दोनों याद रखिएगा। 57 में बना था, 59 में लागू हुआ था। अब 20 साल के बाद अगला एक कमीशन आ गया था, अशोक मेहता। अगला है 43 ख, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को प्रोत्साहित करना। जो कोऑपरेटिव बॉडीज है उसके गठन को प्रोत्साहित करना। जैसे देखिएगा अमूल है, कोऑपरेटिव बॉडी है कि नहीं है? सुधा है, कोऑपरेटिव बॉडी है कि नहीं है? इस सब को प्रोत्साहित करना, इससे रोजगार भी मिलता है, जन कल्याण भी होता है। आगे चलते हैं। 44 को तो कभी नहीं भूलना है, ये बीपीएससी में तो पूछा ही गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सबसे पहले कहां लागू हुआ था? 44 कहां से शुरुआत हुई? गोवा से शुरुआत हुई, इसको याद रखेंगे। हाँ, इसमें समान नागरिक संहिता है, मतलब सबके लिए कानून बराबर होगा, किसी के लिए कुछ अलग अलग नहीं होगा। जैसा भी है ना कि मुस्लिम के लिए कुछ विशेष उपबंध है, नहीं होगा। जब इस राज्य के नागरिक हैं तो सब बराबर हो जाएंगे। जैसे विवाह करने की स्थिति में अंतर है, हिंदू एक बार में एक विवाह कर सकता है, तलाक देने के बाद फिर दूसरा विवाह कर सकता है। मुस्लिम में क्या है, एक बार में 4 विवाह कर सकते हैं, माइनॉरिटी का फायदा है। तो सिविल कोड जब लागू हो जाएगा तो सबके लिए क्या होगा? इक्वलिटी आ जाएगी। इस चीज का विरोध होगा कि इस चीज को अपना लिया जाएगा देश में? क्या होगा इसका? इसका घनघोर विरोध होगा। जिस संप्रदाय को लगेगा कि ये ठीक नहीं हो, विरोध भी कर सकता है, करता भी है। अगला है 45। अब 45 में क्या है? तो प्रारंभिक जो शैशवावस्था है 6 साल से कम, उसमें बालकों की शिक्षा का प्रावधान है। इसको आगे चलकर संशोधन दे दिया गया। 45 क इसमें है, इसमें नहीं है। 45 क में अब यह आ गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और आप देखते हैं कि हर एक सरकारी विद्यालय में 6 to 14 एज ग्रुप से कोई फी नहीं लिया जाता है। राइट टू एजुकेशन 2009 में बना था, 1 अप्रैल 2010 को मूर्ख दिवस के दिन लागू हुआ और उसके बाद जारी है। तो शिक्षा का अधिकार मूर्ख दिवस के दिन ही लागू हुआ था, इसको नहीं भूलेंगे। आगे आप समझदार हैं सभी लोग, आगे चलते हैं।
इसके प्रभाव से आप परिचित हैं। दूसरा दिन भी हो सकता था, लेकिन दूसरा दिन नहीं लिया गया, पता नहीं क्या कारण रहा उसका। 2 अप्रैल ले लेता, 3 अप्रैल ले लेता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 48, कृषि और पशुपालन का संगठन बना सकते हैं। 48 का पर्यावरण संरक्षण है, इसको याद रखिएगा, जीवों की रक्षा भी है, संवर्धन भी है। 49, 50, 51 को कभी नहीं भूलना है। 49 में क्या है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पर बुद्ध की मूर्ति है, राष्ट्रीय महत्व का है। मान लीजिए कहीं पर गंगा जैसी कोई नदी है, राष्ट्रीय महत्व का है। तो ऐसे चीजों का, स्मारकों का, वस्तुओं का, स्थलों का संरक्षण, ताजमहल का, इस सब का सरकार करेगी। 49 के तहत प्रतिबद्ध है करने के लिए, हेरिटेज के रूप में डेवलप करेगी। 50 में क्या है, तो 50 में वही है जो संविधान का मूल है। 50 इसमें है, 50 इसमें नहीं है। 50 लिखवा देंगे वहां पर। 50 कौन बताएंगे क्या है, किसको किससे अलग कर दिया गया है 50 में? वेरी गुड। गाड़ी एक्सिक्यूटिव को जुडिशियरी से अलग कर दिया गया है। मतलब न्यायपालिका अलग चलेगी, बताया था मैंने। कलेक्टर के पास पहले दोनों पावर थे, जज भी था, मजिस्ट्रेट भी था, और कलेक्टर भी था। अब क्या है, कलेक्टर के पास केवल लॉ एंड ऑर्डर का पावर है, जज के पास न्याय का पावर है। तो इन 2 पावर को सेपरेट कर दिया गया, जिसका परिणाम है कि न्यायपालिका अलग से है। 51 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति शांति इत्यादि के लिए सरकार प्रयास करेगी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यहाँ लिखा होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की जाएगी। पंचशील समझौता हो, चाहे कोई सम्मेलन हो जिसमें किसी बात को लेकर शपथ लेनी पड़े जिससे शांति बने, निशस्त्रीकरण हो, परमाणु समझौता हो, इस सब पर सरकार प्रयास करेगी, प्रतिबद्ध है। 51 क को नहीं भूलेंगे। भाग 4 क, 51 क, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के माध्यम से इंदिरा गांधी के समय में 42वें संविधान संशोधन 1976 के आलोक में इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, जिसकी संख्या वर्तमान में 11 है। देश में जितनी अच्छी बातें हैं वो सब मूल कर्तव्य है, इसको याद रखिएगा। जैसे राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं को बढ़ावा देना, सौहार्दता बनाए रखना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान, ये सब मूल कर्तव्य है, लिखवा देंगे आगे। उसके बाद 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है 61 में। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चल सकता है, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो, 14 दिवस का समय मिलता है, उसको आगे देखा जाएगा। 72 में है, राष्ट्रपति के पास क्षमा की शक्ति है, निलंबन की शक्ति है, लघुकरण की शक्ति है, यानी सजा को कम कर सकता है, परिहार की शक्ति है। 74 में है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का परामर्श चाहिए। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से प्रधानमंत्री को अधिकार देता है कि आप पीएम बनिए, नियुक्त करता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 78 में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। 79 में क्या है, संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, जिसकी चर्चा मैं 20 बार कर चुका हूं कि संसद बराबर लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, कभी नहीं भूलिएगा। याद है कि नहीं है? पार्लियामेंट में 3 चीजें आती है, पहला दिन पढ़ाए थे। कभी आपसे पूछेगा कि संसद किस अनुच्छेद में है, तो 79 में संसद है। 108 में क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, जैसे मान लीजिए विशेष दशा है, विशेष बहुमत की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को आहूत कर सकता है। आहूत मतलब बुला सकता है, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी। ठीक है, लेकिन स्पीकर क्या करता है, उसकी अध्यक्षता करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति को सैलरी भी उसी चीज की मिलती है, अध्यक्षता की। अगला है 110। 110 जिस परीक्षा में बैठेंगे पूछा जाएगा, धन विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है, और आप बीपीएससी का प्रश्न बैंक देख लीजिए, चाहे रेलवे का देख लीजिए, एसएससी का देख लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल 110 को रट जाना है, कभी नहीं भूलना है। उसके बाद है 112, वार्षिक वित्तीय विवरण, के साल में क्या खर्च हुआ। 123 में क्या है, राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। ठीक है, 123 को नहीं भूलिएगा। इसमें क्या है, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का क्या मतलब है, कौन बता सकते हैं? 123 कोई भी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, प्रख्यापित का क्या मतलब है? आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी गाइडलाइन ले सकता है, पूछ सकता है कानूनी बिंदु पर, यानी सुप्रीम कोर्ट उसका सलाहकार है। जहां भी राष्ट्रपति को लगेगा कि यहां मुझे थोड़ी व्याख्या की आवश्यकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लेटर लिख देगा, कहेगा कि आप बताइए कि यहां क्या किया जाना चाहिए। 123 को याद रखिएगा।
23 के बाद 131 है, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकार है इसमें। 139 में रीट की शक्ति है। 45 में क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 148 में क्या है, कैग का पद है जिसकी हमने चर्चा की है अभी। 155 में राज्यपाल है। 161 में राज्यपाल की क्षमा आदि की शक्ति है। 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद का सहयोग चाहिए। 67 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, इस राज्यपाल को सॉरी मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है। 169 में राज्य में विधान परिषद का सृजन है। 213 में क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है, सेम राष्ट्रपति की भांति है, उसको व्याख्यायित कर सकता है। अगला है 226, पढ़ा दिए हैं। 32 और 226 एक साथ चलते हैं। 32 मतलब मूल अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 226 मतलब मूल अधिकार का हनन होगा तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। 226 में वही है, लिखा भी हुआ है इसमें, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 227 न्यायालय के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, मतलब जो हायर कोर्ट है वह लोअर कोर्ट को सुपरवाइज कर सकता है, उसके कार्यों को देख सकता है कि क्या काम कर रहा है। जैसे हाई कोर्ट जिला कोर्ट को देख सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इंस्पेक्ट कर सकता है। यह शक्ति 227 में है। 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, यानी आपको याद होगा कि दिल्ली को विधानसभा बनाया गया, उसका शासन कैसे चलेगा। दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में रहेगी। रोड और सड़कें, जो मुख्य सड़कें हैं, वो केंद्र के हाथ में रहेगी। भूमि पर केंद्र का अधिकार होगा, डीडीए का अधिकार होगा। लेकिन जो एमसीडी के पास पावर है वो भी अलग है इसमें। सीएम के पास क्या रहेगा, लोकल योजनाओं का पावर रहेगा। सीएम राज्य का सर्वे सर्वा दिल्ली में नहीं है, बिहार में है, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में राज्यपाल, उपराज्यपाल जो राष्ट्रपति के माध्यम से मनोनीत है, वह क्या है, दिल्ली के सर्वे सर्वा है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा में जिन अधिकारियों की भर्ती होती है उनके उन पर राज्यपाल का सिग्नेचर होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री कर देते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। 249 को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि इसमें क्या है, 249 में यदि 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र का पूरा पावर चलता है, केंद्र जो चाहेगा बना सकता है नियम। जो सूचियां उसके पास, जैसे आर्मी पर राज्य कुछ नहीं बोल सकता, केंद्र के हाथ में जैसा चाहेगा जो चाहेगा रूल बना सकता है। लेकिन पुलिस क्या है, राज्य सूची का विषय है, स्टेट देख लेगा कि हमारी पुलिस में क्या क्या सुधार करना चाहिए। शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची में है, दोनों मिलकर काम करेंगे। इसमें कितने विषय हैं उसको आगे देखेंगे। लेकिन एक पावर केंद्र के पास है, केंद्र के पास क्या है, अवशिष्ट शक्तियां हैं। यदि केंद्र को लगेगा कि राज्य की सूची में फला विषय ठीक नहीं चल रहा है, तो केंद्र आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के उस विषय में प्रवेश कर वहां कानून बना सकते हैं बिना राज्य के पूछे। इसको ध्यान रखिएगा, विशेष पावर है इसके पास, ठीक है। 249 को कभी नहीं भूलेंगे। अगला है 263, अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध, ठीक है। इंटर स्टेट, जैसे 2 राज्यों में मान लीजिए यमुना को लेकर विवाद हो गया, 2 राज्यों में कावेरी के पानी को लेकर विवाद हो गया, भूमि को लेकर विवाद है, उसको सुलझाया जाता है इसमें, सीमांकन इत्यादि। अगला है 266, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोकलेखा। संचित निधि समझते हैं, सरकार के पास जो पैसा जमा है वो संचित निधि है, लोकलेखा समझते हैं, ये इसमें है। 267, आकस्मिक निधि, जैसे कहीं भूकंप आ गया, कहीं प्राकृतिक डिजास्टर आ गया, आपदा आ गई, तो तत्काल जो देखते हैं कि सहयोग राशि मिल जाती है, किसी को, मृतक के परिजनों को मिल जाती है, किसी की वायु दुर्घटना में, हवाई दुर्घटना में निधन के कारण मृत्यु हो गई, निधन हो गया, तो उस कंडीशन में जो सहयोग राशि दी जाती है वो सब आकस्मिक निधि से दिया जाता है। 267 में है। 280 में है वित्त आयोग। वित्त आयोग को ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कहां पूछ लेगा कोई ठीक नहीं है। 249, 280, 110, 123, ठीक है, इस सबको जीवन में कभी नहीं भूलना है। 49, 50, 51, 14, 15, 16, 17, 18, 19 1 से लेकर ए से लेकर ई एफ तक पूरा याद रखना है। 21 को 20 को याद रखना है, 23 24 को नहीं भूलना है, 25 को याद रखना है, 27 को याद रखना है, ठीक है, 31 को बिल्कुल याद रखना है, 32 को बिल्कुल याद रखना है। ये सब एकदम हाईलाइटेड है, इसको याद रखिएगा। अलग कर दिया गया है, वो लिखवा भी देंगे आगे चलकर। एक बार तो सारा लिखा देंगे थ्योरी क्लास में, आज एक बार प्रीव्यू है, इसको हम सिंहावलोकन कह सकते हैं, कि एक बार देख लीजिए क्या सब पढ़ना है। और यह पीडीएफ शेयर भी कर देंगे ताकि आपको थोड़ी रिवीजन करने में आसानी होगी।
और जब क्लास चलेगी तो वहां आप इंटरेक्ट अपने आप को यहां पर इंटरलिंक कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। 312 लिखवा दिए थे अखिल भारतीय सेवाएं। आप सभी को याद होगा कि 3 प्रकार की सेवा है। केंद्र सेवा पहला दिन पढ़ाए थे, राज्य सेवा और संयुक्त सेवा, यूपीएससी, एसपीएससी और जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। 315 में क्या है? तो संघ और राज्य के लिए पीएससी होगा, जैसे यूपीएससी होगा, और स्टेट के लिए उसके नाम के साथ पीएससी होगा, जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, ठीक है, एमएचपीएससी, डब्ल्यूबीपीएससी, वेस्ट बंगाल पीएससी, ऐसे। 324 इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है, इसको कभी नहीं भूलिएगा। मैंने जितनी बार परीक्षाएं दी है उसमें 324, 110, 280, 312, 315, 108, 123 ये सब बारंबार मुझे देखने को मिले हैं। तो आगे भी आते रहेंगे इस टाइप के प्रश्न। तो 324 में क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके एक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, स्वायत्त निकाय है, ध्यान रखिएगा। 330 में क्या है? तो लोकसभा में एससी एसटी जनजातियों के लिए क्या है? रिजर्वेशन का प्रावधान है। आज जो आप एससी एसटी को आरक्षण देखते हैं वो मूल संविधान में था, लेकिन ओबीसी का आरक्षण मूल संविधान में नहीं था, वो मंडल कमीशन के माध्यम से बाद में दिया गया है, बहुत बाद में। मूल संविधान में केवल एससी और एसटी को आरक्षण था, बाकी किसी को आरक्षण प्राप्त नहीं था। 330। नेक्स्ट 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जो 2 सीटें थी लोकसभा में एंग्लो इंडियन कोटे से, है ना, तो एंग्लो इंडियन कोटे से मनोनयन का जो 2 सीट था वो इस अनुच्छेद में है। अब आते हैं नेक्स्ट में 332 राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी का आरक्षण। याद रखिएगा 330 में केंद्र में, 332 में राज्य में एससी एसटी को आरक्षण है, ठीक है। 338 इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना है, एससी एसटी कमीशन जो बनता है, तो एससी कमीशन बना हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग है, इसमें जनजाति अलग है, आदिवासी जनजातियों में आते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है, नेक्स्ट है 352 52, 56, 60 को कभी नहीं भूलना है। देश में 3 प्रकार से आपात की घोषणा हो सकती है। मान लीजिए कभी राष्ट्रीय आपात लग जाए, नेशनल लेवल का आपात लग जाए, 352 में लगेगा। यदि देश में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, मान लीजिए किसी जैसे बंगाल में दंगे होने लगे और ममता बनर्जी की सरकार घुटने टेक देती है, मान लीजिए ऐसा होता है, सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर के बाहर की चीज हो गई है, तुरंत वहां पर राज्यपाल का शासन लग जाएगा राष्ट्रपति के माध्यम से, क्योंकि वहां पर संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है। वो किस में आएगा? 356 में आएगा। फिर से मैं कहता हूं, 52 में क्या आएगा? भारत पाकिस्तान वॉर छिड़ जाए, परमाणु अटैक होने लगे, 52 में आ जाएगा, सारे देश में आपातकाल लग जाएगा। 56 में क्या होगा? राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने लगे, लोग बंदूक उठा लें या तलवार उठा लें लड़ाई करने के लिए, पुलिस से ही लड़ने लगे, हत्या करने लगे, या इस तरह की गृह युद्ध की स्थिति छिड़ जाए, 356 लग जाएगा। 60 में क्या है? वित्तीय आपात। मान लीजिए ऐसा हो जाए कि देश के बैंक दिवालिया होने लगे, जनता का पैसा हर जगह डूबने लगे, बैंक या शेयर वाले पैसा वापस करने से इनकार कर दें, हाथ खड़े कर दें, तो ऐसी स्थिति में 360 लग जाता है। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम, अच्छे अच्छे देशों में लग गया, हम आज तक बचे रहे। भारत में आज तक आर्टिकल 360 नहीं लगा है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक 0 बार लगा है, ये पूछा भी है क्वेश्चन कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगा है? 0 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार, तो 0 बार, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले उपबंध में, अगले अनुच्छेद में। 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, संविधान संशोधन की शक्ति। एक बात सबको याद होना चाहिए, जिसमें क ख ग घ ABCD 1 2 3 4 लगा है, वह संविधान बनने के बाद जुड़ा है, संशोधित है। लेकिन जिसमें कुछ नहीं लगा है वो 395 के मूल में शामिल था, पहले से निर्मित है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट बना था। 370 देखिए, इसमें जम्मू कश्मीर का अब तो हट गया है, सबको पता है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो था वो हटा दिया गया, उसको बांट लिया गया है लद्दाख और कश्मीर में। तो 370 पहले जम्मू कश्मीर के विशेष उपबंध से संबंधित था, इसको याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अब चलते हैं अनुसूचियों में, इसको भी आज समझ लेते हैं। कल आपका होमवर्क रहेगा कि आप सभी तथ्य को देख कर आएंगे। अब इसमें क्या है, इसमें समझिए, अनुसूचियों में है, जैसे पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, शेड्यूल थे, अब बढ़ के 12 हैं, ठीक है। तो अनुसूचियों में क्या है? विषय क्षेत्र वर्णित है, किस अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय क्षेत्र आएगा, और भाग क्या है? भाग है चैप्टर्स। अनुच्छेद क्या है? चैप्टर्स के सब चैप्टर्स। तो अनुसूची 1 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र की बात कही जाएगी, राज्य और उसके
संघों के संघ और उसके राज्यों के नाम वगैरह। दूसरा में क्या है, संवैधानिक पदों का वेतन। तीसरा में क्या है, शपथ। चौथा में क्या है, राज्यसभा में राज्यों के स्थान का आवंटन। पांचवा में क्या है, तो पांचवा में है प्रशासन का संबंध किससे है, तो एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। छठा में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासनिक उपबंध। सात में क्या है, सूची का बंटवारा। आठ में क्या है, 22 भाषाएं। नौ में क्या है, न्यायिक क्षेत्र के बाहर के मामलों को रखना। 10 में क्या है, दल बदल। 11 में क्या है, पंचायती राज की शक्ति। और 12 में क्या है, नगर पालिका की शक्ति। इसको ऐसे याद रखिएगा। मुझे वैसे याद है सीरीज में, आप में से भी कुछ छात्रों को जरूर याद होगा, जैसे मैं उम्मीद करता हूं। किसी को ना याद हो तो एक बार वो देख ले, इसमें बस एक बार याद कर लीजिएगा, बाकी विस्तार से देखेंगे। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है भाग। भाग सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले 22 भाग थे, संशोधन के बाद अब 25 भाग हैं। भाग से क्वेश्चन आना ही आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और भाग से जब भी क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर अभ्यर्थी गलत करके आते हैं। भाग को जल्दी याद करके नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। पहला है संघ राज्य क्षेत्र, पहला चैप्टर है संविधान का। दूसरा चैप्टर में है नागरिकता। अब किसमें कहां से कहां तक है, इसको कैसे पता करें, तो एक बार मैं लिखते चलता हूं जो महत्वपूर्ण लगता है मुझे। पहला में है 1 से लेकर 4 तक, इसको याद रखिएगा। दूसरा में है नागरिकता, 5 से लेकर 11 तक। 3 4 याद रख लीजिए। मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। वैसे यहां तो है भी, यहां तो लिखा भी हुआ है, इसको देख लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, बगल में तो लिखा हुआ ही है। एक बार इस साइड देख लीजिए, जैसे संघ राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक, नागरिकता 5 से 11 तक, मूल अधिकार 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। 4 तो ऐसे ही याद हो जाएगा, 4 तक सबको याद होना चाहिए। 5 में आइए, 5 में है संघ, 52 से 151 तक। राज्य माने राज्य के अंदर जितना भी टॉपिक है 152 से लेकर 237 के अनुच्छेद तक है। अब इसको देखिए, भाग 7, भाग 7 को डिलीट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, उड़ा दिया गया है इसको, इसकी जरूरत नहीं है अब। अगला है संघ राज्य क्षेत्र, 239 से 242 तक। पंचायतें, 73वां संशोधन 1992 में जोड़ा गया, इसीलिए देखिएगा इसमें 243 पहले से था। क से लेकर 9 तक बहुत सारे उपबंध हैं इसमें, संशोधित है। नगर पालिका किसमें है, 9A में है। तो 9 सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शुरू के 4 के बाद। भाग 9 में पंचायती राज है, 9A में नगर पालिका है भाग में। जबकि जो आपने पढ़ा था अनुसूची, उसमें जो 11 नंबर था उसमें पंचायती राज की शक्ति है, 12 में है नगर पालिका। वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, अनुसूची और भाग में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर 11 12, यहां पर 9 और 9A है। इसमें क्या है, सहकारी समितियां हैं। 10 को देखिए, 10 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है। 11 में क्या है, संघ राज्य के बीच संबंध है, 10 महत्वपूर्ण है आपके लिए। 12 में वित्त संपत्ति वगैरह है। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की शक्ति। 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अब 14 का देखिए, अधिकरण है। अधिकरण जो 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, यह आपके लिए इंदिरा गांधी के टाइम वाला सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, इस सबको आप याद करके रखेंगे। निर्वाचन सबसे इंपॉर्टेंट है, भाग 15 में है, कई बार पूछा गया है। मैंने कहा भी था कि अनुच्छेद 324 में क्या है, कौन बताएंगे, 324 में क्या है, एक इलेक्शन कमीशन का गठन है, निर्वाचन आयोग का गठन है, तो मिल गया निर्वाचन। 16 अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग और आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है, याद रखिएगा। उसके बाद 17 राजभाषा है। राजभाषा 343 से 351 तक है, इसमें हिंदी की भी चर्चा है राजभाषा के रूप में। इंग्लिश के बारे में भी उपबंध बनेगी, इंग्लिश कब तक देश में लागू रहेगा, इसको याद रखिएगा। 18 में आपात उपबंध है, 52 56 60 अभी अभी आपने पढ़ा है। 52 में राष्ट्रीय आपात, 56 में राज्य में सशस्त्र विद्रोह, संवैधानिक तंत्र फेल, और 60 में 360 में वित्तीय आपात जो 0 बार लगा है, वो इसी में है। किसमें, 18 में। हाँ बिल्कुल, आगे चलते हैं। अगला है 19 प्रकीर्ण है।
20 संविधान का संशोधन, कभी नहीं भूलिएगा, संविधान संशोधन पूछा हुआ है किस भाग में है, तो भाग 20 में है, आर्टिकल 368 में है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इस सबको मुंह जवानी याद रख लीजिए। नेक्स्ट है 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अगला है 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, माने एब्रिविएशंस कैसे लिखे जाएंगे, नामकरण कैसे किया जाएगा, बेसिक बातें हैं। 22 तो मूल में है, इसको याद रखिएगा, बाद बाकी आगे देखेंगे। अब हम ये देखेंगे किस देश ने हमें क्या दिया, किस देश के संविधान से हम क्या तुलना करके देख सकते हैं। तो पहले तुलना देख लेते हैं, फिर देखेंगे आगे चलकर किस देश ने क्या दिया। अब शासन प्रणाली की बात कीजिएगा तो भारत में क्या है, क्वासी फेडरल, अर्ध संघात्मक। लेकिन यदि ऑप्शन में अर्ध संघात्मक नहीं हो तो संघात्मक, इसको नहीं भूलिएगा, दोनों रहता है, कई बार दोनों रहेगा तो अर्ध संघात्मक, केवल एक रहेगा तो संघात्मक, अर्ध संघात्मक नहीं है तो कोई बात नहीं। अमेरिका में संघात्मक, फ्रांस में एकात्मक, जर्मनी में संघात्मक, ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र जिसको एकात्मक बोलते हैं, यूनिटरी बोलते हैं। 4-5 देश का जरूर याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगला क्या है, लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में भारत की बात कीजिएगा तो संसदीय शासन प्रणाली है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक है, फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास कार्यपालिका की निश्चित शक्तियां हैं, जिसको आप अर्ध संसदीय भी कह सकते हैं या अर्ध अध्यक्षात्मक भी कह सकते हैं, इसको याद रखना है। जर्मनी में क्या है, संसदीय है, ब्रिटेन में संसदीय है, हमने भी ब्रिटेन से ही लिया है। विधायिका की बात कीजिए तो भारत में क्या है, भारत में उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को, कभी नहीं भूलिएगा, उच्च सदन राज्यसभा को, निम्न सदन लोकसभा को, जनता का सदन लोकसभा को, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो ये भारत में बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगला है अमेरिका। अमेरिका में क्या है, विधायिका को कांग्रेस कहते हैं, उच्च सदन सीनेट, निम्न सदन प्रतिनिधि सभा है। ये आप लोग देख लेंगे क्या, अपने हिसाब से कर लेंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। इस देश में क्या कहते हैं एक बार जरूर देखना चाहिए। आकार में भारत का संविधान अत्यधिक विस्तृत है, अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद हैं, ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, लास्ट में आप देख पा रहे होंगे, फ्रांस जर्मनी का भी एक बार देख लीजिएगा। अन्य मुख्य बातें भी वही हैं कि नागरिक के मूल कर्तव्य हैं भारत में, राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं, इस सबको भी थोड़ा सा देख लेने की जरूरत है। अब चलते हैं दूसरे स्लाइड में। एक पेज इसका मिसिंग था, इस मिसिंग पेज को हमने इसमें ऐड कर दिया है और यह भेज दिया जाएगा। वॉइस क्वालिटी आज ठीक जा रही है कि नहीं, एक बार देख लीजिए, ठीक है। संवैधानिक विकास के पोर्शन को देख लेते हैं आज, इसमें कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। आपके सामने डिस्प्ले हो गया है, ये सारा पॉइंट एक बार हो चुका है। कौन थे गवर्नर, कौन थे गवर्नर जनरल, एक बार संक्षेप में, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, क्लाइव थे, अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, वायसराय रह ये सब। प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। इस सबको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। स्वतंत्र भारत में पहले थे माउंटबेटन, भारतीय के रूप में पहले थे सी राजगोपालाचारी। तो इस पोर्शन को मैं छोड़ रहा हूं, इसको आप पर छोड़ देता हूं, एक बार रिव्यू कर लेंगे अपना, सभी लोग देख लेंगे, पढ़ा दिया है पूरा। एक बार ये भी देख लीजिएगा कि किस वायसराय का काल क्या था, किस गवर्नर जनरल का काल क्या था, इससे घटनाओं को रिलेट करने में आपको आसानी होगी। एक जगह आपको पूरा एक साथ कॉलम में मिल जाएगा, खोजना नहीं पड़ेगा कहीं और। अधिनियम में चलते हैं। शिशु वध पर प्रतिबंध 1795 1804 विलेजली ने लगाया था, इसको याद रखिएगा। सती प्रथा विलियम बेंटिक 1829 सबको याद है। दास प्रथा 1843 एलन बरो सबको याद है, इतिहास में ये सब एक बार देखा जा चुका है। उसके बाद हिंदू पुनर्विवाह, आपको याद होगा कि लॉर्ड कैनिंग 1856, इसको याद रखिएगा, किसके प्रयास से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, इसको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे।
नेटिव मैरिज एक्ट, लॉर्ड नॉर्थबुक को याद रखिएगा, अंतरजातीय विवाह की बात की गई। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन ने दिया था, 12 साल लड़की की आयु विवाह के लिए थी इसमें। शारदा एक्ट 1930 लॉर्ड इरविन के टाइम में आया था, 18-14 साल कर दिया गया, पढ़ा चुके हैं ये बात एक बार। एक्ट्स वगैरह सबको याद है, 1773, 84, 1813, 33, 58, 1858 के बाद 1900, जैसे एक और छूट रहा, 1861, 1892, ठीक है, 53 छूट गया बीच में, इसको याद रखिएगा। 1909, 1919, 1935, 1947, इतनी बातें याद रख लेते हैं तो काम चल जाएगा। किसके समय में कौन था वो सामने लिखा हुआ है। मुख्य तथ्यों को देख लीजिए। लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की, शायद लिखवाए भी हैं ये पॉइंट। चाय और चीन याद होगा, 1813, याद है कि नहीं? इसको आप खुद भी एक बार देख लीजिएगा, बहुत कुछ नहीं है, बस बेसिक बातें हैं। कैसर ए हिंद विक्टोरिया को प्रदान किया गया था उस टाइम में उपाधि, कॉपी में सब है। इसमें आ जाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए। आपके पूर्व अध्ययन के आधार पर एक प्रैक्टिस सेट है जो महत्वपूर्ण है। इसमें शुरू करते हैं। पहला है, मुझे विश्वास है कि बस इतना देख लिया तो कर्जन हो जाएगा। कर्जन ने क्या कहा था कि मैं कांग्रेस का समापन देखने के लिए जिंदा रहना चाहता हूं, याद है ना? गांधी ने क्या कहा था कि कांग्रेस को आजादी के बाद भंग कर देना चाहिए, सबको याद है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? लॉयड जॉर्ज होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा लॉयड जॉर्ज, 1919 में, याद रख लीजिएगा। बाकी तो क्लीमेंट एटली वगैरह आपको याद है, रैमजे मैकडोनाल्ड आपको याद होगा, आगे वाला इसको देख लीजिएगा एक बार। तीसरा, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? क्या होगा? एक से अधिक, एक से अधिक होगा, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। इसमें 2-3 है, एक से अधिक होगा। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? 73 में। 57 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? ये तो कोई बता सकते हैं। छठा, वेरी गुड, प्रांतीय सरकार। इसमें क्या किया गया था 35 में? किसको आजादी मिली? कहां था द्वैध शासन? केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है, प्रांतों में सरकार, याद होगा। नेक्स्ट, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी? 1919, वेरी गुड। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, स्वाधीन भारत में, क्या होगा? अब जब भारतीय लगा दिया तो केवल राजगोपालाचारी होगा, यदि भारतीय नहीं लगाएगा तो माउंटबेटन हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। ये तो बता दिए हैं, क्या होगा इसका उत्तर? क्या पूछता है, एक बार दोबारा देखिए। 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। अध्यक्ष पूछ रहे तो लिनलिथगो होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? किसके तहत मिला था? बता दिए थे ना, 86, याद है? 86 में पिट्स मैंने 84 के तहत, 84 तो इसमें नहीं है, 86 होगा, इसीलिए 84 के एक्ट में 2 साल के बाद यह पावर दिया गया। एक तो कलेक्टर पद का सृजन पहले कर लिया था, बाद में कहा गया काउंसिल के फैसलों को कॉर्नवालिस रद्द कर सकता है, उसके पास दोनों पावर्स दिए गए, आपको याद होगा, उस एक्ट में देख लेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, क्या समाप्त कर दिया? कौन बता सकते हैं? वेरी गुड, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। पिट्स इंडिया एक्ट एक ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 1700 कितने में? 1784 में पारित हुआ था।
1773 के बाद अगला क्या है? 1793, फिर है 1784। 20-20 साल का डिफरेंस है, ये ध्यान रखेंगे। 20 साल का डिफरेंस क्यों है, ये सबको बता दिए थे कि लाइसेंस पत्र जो कंपनी का था उतने ही टाइम तक एक्सटेंड किया जाता था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? किस अधिनियम में? 1935, 1935 अखिल भारतीय संघ लोक सेवा आयोग का अधिनियम, सब बता दिए थे एक बार, उसको याद रखिएगा। अगला कितना नंबर होगा? 15। निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को बिना रोक टोक आज्ञा, ये तो सबको याद होगा, किसमें? 1813 में। दो महत्वपूर्ण बातें थी, शिक्षा के विकास के लिए बजट में 1 लाख रुपए का दिया जाना और ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार का अधिकार दिया जाना, 1813। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? किसमें? नहीं नहीं, 1935 में कहा गया था ना कि अब शासन केवल और केवल संविधान से चलेगा। इसी का परिणाम है संवैधानिक निरंकुशता, का मतलब होता है कि संविधान के अलावा कुछ नहीं चलेगा। 1935, जिसका 2 तिहाई आज भी भारतीय संविधान में कॉपी एंड पेस्टेड है। नेक्स्ट, 1909 का अधिनियम संबंधित था किससे? किससे? नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन 17 नंबर है, इसको देखिए। 1909 का अधिनियम किससे जुड़ा हुआ था? आपको याद होगा, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, याद है ना? तो पृथक निर्वाचन उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, 18 का उत्तर बताइए। किस गवर्नर के कार्यकाल में दास प्रथा, तो एलन मरो हो जाएगा, अभी अभी हमने पढ़ा है। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया? 19। किसमें? 19 में। वेरी गुड। द्विसदनीय विधायिका रखी गई, आपको याद होगा किस तरह से काम कर रही थी, वो भी लिखवाए थे। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते ही कोई बता सकते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, कभी नहीं भूलेंगे, याद रहेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पिट्स इंडिया एक्ट, कितने मेंबर थे? 6। और परिषद में 4 मेंबर में से एक को घटाकर 3 कर दिया गया था भारत परिषद में, इसी अधिनियम में। 21 के बाद 22 में चलते हैं। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत 1900 कितने में हुई? जल्दी बताएंगे, अभी पढ़ाए हैं। 1919 में, ठीक है। द्वैध शासन याद रखिएगा। अब मुसल सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किसमें दिया गया? 1909 में। किस सुधार के नाम से जानते हैं? मार्लेमेंट, मार्लेमेंटो सुधार, ठीक है। सचिव वायसराय। 23 है, जब भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था, तब भारत के वायसराय कौन थे? दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, क्या होगा? लिथिगो हो जाएगा। नेक्स्ट, कितना नंबर होगा? एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा देखें, ये क्वेश्चन कहीं और आया हुआ था, हमने सेम था या अलग था? सेम ही क्वेश्चन है या डिफरेंट कुछ पूछ रहा है? एक बार देखिए वो दोनों में। इस प्रश्न को दोबारा देखते हैं, एक बार सभी लोग लाइन पर रहेंगे। सेम क्वेश्चन आ गया या कुछ अलग पूछ रहा है? अलग पूछ रहा है, हमने इसका गलत आंसर दिया है, हमने अध्यक्ष का नाम कह दिया। दोबारा से आते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 25। अध्यक्ष था निम्नलिखित को, यहाँ कुछ और पूछा है, इसको दोबारा संशोधन करके देखते हैं।
23 नंबर था। इसको दोबारा देखा जाए। देखिए अध्यक्ष थे लिनलिथगो, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ रहा है कि वायसराय कौन थे। वायसराय थे विलिंगटन, भारत के। लिनलिथगो तो ब्रिटेन में थे, इसलिए मुझे लगा कि कहीं सेम गलत ना टाइप हो गया। वो ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। उसमें पूछ रहा था अध्यक्ष, अध्यक्ष लिनलिथगो ब्रिटेन, ये विलिंगटन भारत। 24 को देखिए, ब्रिटिश सरकार ने संविधान व्यवस्था को सबसे पहले कब चलाया? सबसे पहले क्या उत्तर होगा इसका? एक बार दोबारा से हमें देखना चाहिए। ठीक कह रहे हैं क्या सभी लोग? ब्रिटिश सरकार ने संविधान व्यवस्था को सबसे पहले कब चलाया? देखिए सबसे पहले 1858 में घोषणा हुई थी, ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया था? कहा गया था 1858 में कि अब कंपनी का शासन नहीं रहेगा। लेकिन इस चीज को वाकई में जब लागू किया गया वो समय था 1861। इसको ध्यान में रख लेंगे अंतिम रूप से। 61 को सही करेंगे एग्जाम में। सी होगा इसका उत्तर। 58 में लागू नहीं हुआ था, बन के तैयार हुआ था। चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के एकाधिकार को किस एक्ट के माध्यम से उन्मूलित कर दिया गया? क्या हो सकता है इसका उत्तर? 1833। चाय और चीन, चाय और चीन 1813 तक बचा हुआ था, बाकी सारे खत्म हो गए थे। ठीक है, लेकिन 33 में क्या किया गया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, 26। किस अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? क्या होगा? 1813। क्यों 1813? 13 में केवल चाय और चीन को छोड़कर बाकी सब ओवर कर दिया, व्यापार ही समाप्त कर दिया उसका एकाधिकार। अब ब्रिटिश सरकार तय करती। ठीक है, 13 होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित हुआ था? यह तो सबको याद होगा। क्या होगा इसका उत्तर? 1858 में। आपको याद होगा, लिखवाए थे कि 58 में एक राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया, जिसके सहयोग के लिए 15 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई, जिसका वेतन भारतीय संचित निधि से दिया जाना था। याद है? स्टेट सेक्रेटरी का पद तो यहीं पर है, सबसे बड़ा पद था। भारत में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 1 लाख किस में दिए गए? 1813 में दिए गए। ठीक है, इसको आगे बढ़ाया जाए। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं है संविधान में। नीचे वाला दिख रहा है, एक बार देखिए तो सभी लोग। ठीक है, संघीय न्यायालय किस अधिनियम की विशेषता थी? कौन बताएंगे? वेरी गुड। एक संघीय न्यायालय, अखिल भारतीय संघ, ये सब 1935 में आ गया था। और एक क्वेश्चन और है 30 नंबर, वर्मा को भारत से किस एक्ट में अलग किया गया? तो ये भी होगा 1935। 1935 में घोषणा हुई, 1937 में वर्मा को 2 साल बाद अलग कर दिया गया था। ठीक है, हाँ, कर दिया गया था 2 साल के बाद। ये भी पूछा हुआ है, मैंने एक बार सीटेट का एग्जाम दिया था कभी, उसमें पूछा गया था, मैंने गलती कर ली, 1935 को जल्दबाजी में टिक कर दिया। जब देखा तो एक ऑप्शन 1937 भी था, जिसको हमने पढ़ा ही नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि फ्लो में हम बहुत स्पीड में होते हैं, और ऑफलाइन परीक्षा में ओएमआर एक बार यदि भर देंगे तो बदलने का कोई विकल्प नहीं है। ऑनलाइन में तो है, कोई गलती हो गई तो उसको आप बदल एडिट कर सकते हैं। उसमें ये गलती मुझसे हुई थी एक बार, इसको भी ध्यान रखिएगा। यह सेट समाप्त हो गया, समय चूंकि काफी हो गया है। इस अध्याय में केवल अन्य बातें बची हैं। एक कक्षा अन्य बातों की लेंगे, उसके बाद फिर टॉपिक वाइज क्लास चलेगा, बेहद आसान क्लास होगी। और मुझे लगता है कि अब स्टूडियो थोड़ा सा फिर ठीक हो गया है। हमने कल बैठकर सारा ड्राइवर्स इसका अपडेट कर दिया है अपने हिसाब से। जिस टीम को हमने बुलाया था वो अब तक नहीं आया है, पता नहीं कब आएगा। तो एक बार आप लोग देखते रहिएगा, कभी आवाज की प्रॉब्लम हो, इशू हो तो बता दिया करेंगे। अभी मेरी आवाज सही जा रही है ना सब तक? अभी तक वीडियो क्वालिटी पूरी क्लियर है? एक बार सभी लाइन पे रहेंगे, ऑडियो को थोड़ा सा रिकॉर्डर ऑफ करके